जी साथियों सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जैसा आपको पता ही है, हमारा सिलसिला फ़लसफ़ा व अदब का एक नया सेशन है, और इस दफ़ा हमने जो है वो फ़िलासफ़ी से हट के जो साइकोलॉजी है, कि साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत से ऐसे जुज़ियात हैं कि जो फ़िलासफ़ी की ही हैं, और इस वाले से हमने जो इब्तदाई 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें सिगमंड फ्राइड है, यंग है और एडलर है, इन पर हमने बात शुरू की है इस सेशन में, और अगले सेशन में हम फिर इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्राइड का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्टरी होगा, और साथ में जो यंग साइकोलॉजी है उसकी थोड़ी सी हम डेप्थ में जाएंगे, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिस उसने बनाए थे 4, और उसी की पैरेलल जो एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था सिगमंड फ्राइड का, और कैसे जो यंग था उसने कैसे तनकीद पेश की थी कि तुमने बिल्कुल एक जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बना दी, तुमने तमाम चीज़ें जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की तुम ग्रीक से लेकर आए थे वो हिंदुस्तान पर लागू नहीं होती, क्योंकि यंग जो है वो क्योंकि उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटाइप्स बनाता है, इसके अलावा जो उसकी बाकी बातें हैं वो, क्योंकि वो पता नहीं, मैं साल भूल रहा हूँ, अगर कोई मुझे यहाँ पे मेंबर्स में से बता दे, तो वो इंडिया भी आया था, और इंडिया वो तकरीबन कोई 10-12 साल रहा है, और उसने चक्रास की, यानी जो इंडियन मेडिटेशंस के अंदर जो चक्रास होते हैं कि एक इंसान के अंदर 6 चक्रास है, उनके अंदर उसकी तमाम किस्म की एनर्जी स्टोर होती है, वो मुख्तलिफ है उसके अंदर आपकी फूड एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो उसने उसको साइंटिफिकली जो है वो उसकी पूरी एक किताब है इस पे, अल्केमी एंड साइकोलॉजी। तो उसमें उसने सिंबल्स के ज़रिए उसको बयान किया, वो सिंबल्स हम बनाएँगे भी कि वो कैसे ये पॉलिटिकल पे। जी। कार्ल जी, यंग जी। जो है ये माइथोलॉजी और सिंबलिज्म में भी महारत रखते थे साइकोलॉजी के साथ। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो उस पर हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे। तो हाँ, ये है कि हम अ आप दोनों में से कोई अगर इब्तदाइया दे दे सिगमंड फ्राइड का, कि वो कौन था और उसका क्या असरात पड़े, डिटेल में नहीं, वो हम अगले सेशन में करेंगे, क्या असरात पड़े यंग पे, तो आप दोनों में से कोई बता दें। जी। जी अब्दुल्ला, जंग की बात की जाए तो शुरू वो फ्राइड से ही होती है, और फ्राइड वाज द पर्सन जिससे कार्ल जंग इंस्पायर होके इनिशियली कार्ल जंग साइकेट्री की फील्ड में था। आप हमारे मेंबर्स को मालूम होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। साइकेट्री में आप मेंटली डिस्ट्रेस पेशेंट्स का इलाज मेडिसिन के थ्रू करते हैं, और ये मेडिसिन से ज़्यादा रिलेटेड है। जबकि साइकोलॉजी में आप थ्रू स्टडी करते हैं माइंड को, और थ्रू बिहेवियर, थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू बिहेवियर थेरेपी, थ्रू डिस्कशन आप जो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। सो दैट्स द डिफरेंस। तो फ्राइड बेसिकली साइको एनालिसिस की पूरी स्कूल ऑफ थॉट का बानी है। फ्राइड ने जहाँ पे पहले साइकोलॉजी, बेसिकली अगर आप देखें तो इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पहले इसे द स्टडी ऑफ सोल कहते थे, फिर उसके बाद इसे द स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, और फिर अब आके फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म जैसे स्कूल ऑफ थॉट के बाद अब इसे स्टडी ऑफ ब्रेन तक कहा जाता है। एनीवे, तो फ्राइड ने साइको एनालिसिस की बुनियाद रखी। उसने कहा कि सिर्फ हमारा माइंड जो है वो ऑब्वियस थॉट्स और मेमोरीज और लॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं सिर्फ उनका मजमुआ नहीं है, बल्कि बिहाइंड दैट सुपरफिशियल फिनोमेना देयर इज एन अनकॉन्शियस ओशन इन आवर माइंड। और दिस वाज फ्राइड जिसने उस अनकॉन्शियस पे एम्फेसिस किया, और फिर फर्दर उसने एक पर्सन के अंदर 3 ट्राइकोटमीज बनाई, आपको मालूम है, इड, ईगो, लिबिडो की, एंड ऑल दैट। सो कार्ल यंग ने फ्राइड की इस साइको एनालिसिस से इन्फ्लुएंस्ड होके इस फील्ड में फ्राइड का साथ दिया, और एक हद तक जो है, एक अरसे तक वो फ्राइड को सपोर्ट करता रहा। फिर उनके दरमियान क्लैश आया, और वो क्लैश सजील ने आई थिंक कुछ इंडिकेट किया भी है। एनीवे, आई वुड, अगर आप फ्राइड पे फर्दर बात करना चाहें, नहीं तो आई वुड लाइक कि हम फिर कार्ल जंग पे प्रॉपर मूव करें।
जी, बहुत बेहतरीन। हाँ, इस पर बात हम अगले सेशन में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी जो आपने बातें की ना कि अभी जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, देखिए जो सिगमंड फ्राइड ने बात शुरू की थी ना, तो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये स्टडी ऑफ सोल कहलाती थी। और सिगमंड फ्राइड जो जर्मनी का रहने वाला था, उसने साइंस यानी वो डॉक्टरेट उसने की थी, साइंटिफिक मेथड को उसने काफ़ी तफसील से देखा था। तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, पता नहीं नाम अगर मैं उसका सही प्रोनाउंस करूँ तो उसका नाम था पेवलोव। ठीक है, इसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड का उस्ताद था उसका नाम वुल्फ था शायद। तो क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड ने अपनी इब्तदाई जो आप कह रहे हैं कि उसको इंस्पिरेशन हासिल हुई थी, वो इसी से हुई थी, वुल्फ से। तो पेवलोव की मैं बात कर रहा था कि उसने जो कुछ एक ना, यानी पहले उसने कुत्तों पर, यानी जो डॉग्स हैं उन पर उनको कंडीशन किया कि किस तरीके से कंडीशन होते हैं कि जब आप पहले तो ये होता है, आप कुत्ते को किसी भी लें, जब आप उसके मुंह में खाना डालते हैं तो वो उसके मुंह से सलाइवा जो है वो निकलता है, ये एक फितरी अमल है डॉग्स में। लेकिन उसने उसके जो ब्रेन था उसको कंडीशन करने के लिए ये किया कि उसने जब भी वो खाना देता था उससे 10-20 सेकंड पहले जो है वो एक रेड कलर की बत्ती जला देता था, ठीक है, और साथ में जो है वो घंटी बजाता था। वो उसने कंडीशन किया 10-20 दिन तक, और 10-20 दिन के बाद जब, यानी महीने के बाद, उसने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया और उसने खाना नहीं रखा सामने, उसने 20 सेकंड पहले सिर्फ बत्ती जलाई और वो घंटी बजाई, तो उसके जो मुंह है उसमें से वही सलाइवा जो है निकल रहा था, और पहले से ज़्यादा निकला था, यानी वो इतना उस वाले से कंडीशन हो गया था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या आप इस तरीके से किसी इंसान को कंडीशन कर सकते हैं, तो उसने कहा नहीं। और सिगमंड फ्राइड बेशक उसका जो मामलात थे उसने साइंटिफिकली बेस पर देखें, बहुत से जो तनकीद भी उस पर हुई बाद में। यंग ने तो ये तनकीद नहीं की, यंग पे तो उससे भी ऊपरी तनकीद हुई कि यंग ने कि जो सिगमंड फ्राइड उसको साइंस की तरफ ले गया था, यंग उसको फिर से जो है वो दूसरी साइड पे ले गया। लेकिन सिगमंड फ्राइड पर भी ये तनकीद होती है कि उसने उन अनऑब्जर्वेबल चीज़ों पर साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया कि जो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, ठीक है। यानी वो सिगमंड फ्राइड यही बात करता है कि किसी की अगर इमोशंस हैं या किसी के माइंड को आप कंडीशन करना चाहते हैं, तो वो की फिजिकल फिनोमिना नहीं है, फिजिकल फिनोमिना से हट कर उसको आप स्टडी करें, ठीक है। तो अभी जो आजकल के हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो आपने बताया, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं तो उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस हवाले से, क्योंकि जो एक स्पिरिचुअलिटी है या बाकी बातें हैं, उसको इस हद तक हावी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सिगमंड फ्राइड है या जो इसके फादर्स हैं, जो सॉरी इस सब्जेक्ट के, तो वो इसी तरीके से थे। बाकी हम आगे तफसील से जब देखेंगे तो इसको देखेंगे कि वो कैसे यंग उसको दूसरी साइड पे ले गए। तो सजील, आप इस पर कोई बात करना चाहेंगे फ्राइड पे? जी नहीं, आप लोगों ने सारी बात बयान कर दी। सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने अनकॉन्शियस को यानी कि अनकवर किया था, जो कि बहुत उस वक्त रेवोल्यूशनरी थॉट था कि हमारे दिमाग हमारा यानी कि जो डिसीजंस हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, वो एक ऐसी चीज से चल रहे हैं कि जिनके बारे में हमारे दिमाग को पता भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी उनका उस दौर में काम था, तो वो तो आप लोगों ने काफी अच्छे से बयान कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अगर कोई बता दे, यहाँ पर जो उसकी ईड, सुपर ईगो और ईगो का मामला था, क्योंकि ये लिंक्ड है आई स्ट्राविंग थिंक के साथ, और इसके अलावा ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो। अब्दुल्ला, सॉरी टू डिस्टर्ब। जी आप जी पहले वो बिहेवियरिज्म के एक एक्सपेरिमेंट को आपने बयान किया, आल्दो आई एग्री विद दैट, लेकिन वो जरा इन डिटेल चीज थी। और इसी तरह से अब अगर हम फ्राइड की ट्राइकोटमी की तरफ जाएंगे तो भी मामला जो है ना वो अगेन जो है ना वो यंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें फर्दर इस पे बात करनी चाहिए कि हाउ फ्राइड, कार्ल जंग का इंट्रोडक्शन, और देन हिज आइडियाज ऑफ अनकॉन्शियस एंड आगे। जी, चलें फिर वो आप ही कार्ल यंग का इंट्रो दे दें, फिर आगे मैं उसको मजीद देखता हूँ। इंट्रोडक्शन कार्ल जंग का यही है, मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि वो स्विट्जरलैंड से थे, और आप कह लें कि 1875 से अबाउट 1960 आई थिंक। सो ये उनका लाइफ स्पैन है। और फ्राइड से आई थिंक 20-30 इयर्स छोटे थे, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हिज हिज मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे पार्डन में अगर मैं एक एमबीटीआई के हवाले से बताऊं कि कार्ल जंग वाज आईएनएफजे।
और स्पिरिचुअल वो शुरू से थे। INFPs के बारे में हम जानते हैं कि दे आर टू मच इंट्यूटिव एंड फीलर एट द सेम टाइम। तो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वो सिंबलिज्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करते थे। अच्छा, मुझे वो जो आपने एक बात की है कि हमें बहुत ज़्यादा हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल है वो आपने बड़ी एक मतलब कि लिमिटेड यानी कि ब्लर सी बात की है कि उसमें हद क्या मुतय्यन होनी चाहिए, ये हमें फिर बताना होगा। एनीवे, तो यंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वो कुछ मतलब कि स्पेसिफिक जो रिलीजियस इबादत होते थे वो अपने एंड पे करते होते थे, जो उस मुआशरे में नहीं भी की जा रही होती थी, लाइक आइडल एक खुद के सामने जो है वो स्पेसिफिक वे में अब माइक बंद कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है हसनैन भाई की। हाँ अब्दुल्ला, कैन यू हियर मी? जी आ रही है आवाज, बस थोड़ा सा तेज ऊंचा बोल रहे हैं, आ रही है आवाज सही। अच्छा, नाउ इज दैट क्लियर? जी अब ठीक है, सही है। जी अब ठीक है। ठीक है। तो पॉइंट मेरे से अच्छा, हाँ, बेसिक वो आइडल्स के एक स्पेसिफिक वे में उन्होंने फ्रॉम हिज टीनेज वर्शिप करते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज इमोशंस। तो फिर बाद में उन्होंने साइकेट्री में उनका कैरियर बना, और फिर साइकेट्रिस्ट से जब उन्होंने फ्राइड को पढ़ना शुरू किया तो फिर बाकायदा वो वहाँ से जर्मनी उससे मुलाकात की, और फिर वहाँ के जो साइकोलॉजिकल सोसाइटी थी उसको अटैच किया, और फिर फ्राइड ने तो उससे अपना सक्सेसर बनने की भी तजवीज़ यानी कि एक प्रपोज़ल दिया था, और वो रहे भी थे उस सोसाइटी के अंदर, लेकिन देन ही जस्ट लेफ्ट। उसमें जो सजील ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इन इनमें बहुत से इख्तलाफात है, जिसमें से एक ये भी था कि जो फ्राइड थे वो इंडिविजुअल अनकॉन्शियस और इंडिविजुअल पर्सन पे ज्यादा उनका फोकस था। कार्ल यंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे फोकस था। दूसरा, फ्राइड ने बहुत ज्यादा जो इड है और जो सेक्स है, इन इमोशंस को बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किया था, और कार्ल यंग ने कहा था कि दीज आर जस्ट अ वेरी नैरो एस्पेक्ट इन इन अ पर्सन और इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो ये उनके इख्तलाफात हुए थे, जिसकी वजह से फिर दोनों में थोड़ा सा क्लैश हुआ, और फिर कार्ल यंग ने लेफ्ट कर दिया फ्राइड को। अच्छा, सो एनीवे, अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाहे कार्ल यंग का इंट्रो, तो आफ्टर दैट हम फिर आउटलाइन के मुताबिक चलें। अब्दुल्ला, एंड प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑन जैमबोर्ड। जी सुशील, आप इस पे कोई बात करना चाहेंगे? नहीं, हो गया काफी इंट्रो, बस आगे बात करते हैं। हाँ नहीं, इसके अंदर एक जो अहम बात है वो ये है कि जो इसमें वो जो सिगमंड फ्राइड ईड, ईगो और सुपर ईगो ले आता है, वो बिल्कुल सैन भाई ने सही बात की कि वो बिल्कुल एक इंडिविजुअलिटी की तरफ बात को ले जाता है। लेकिन जो इसके मद्दे मुकाबिल जो हमें पर्सोना शैडो जो यंग साइकोलॉजी के अंदर नजर आता है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो इसके हिस्से में हम हसनैन भाई से पूछेंगे कि क्या है कि इसके पर्सोना शैडो, एनिमस और एनिमा। तो इंट्रोडक्टरी तो इसमें हो गया, तो अगला पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो यही है कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस। डिफरेंस मेरे जहन में है, वो ये है कि जो सिगमंड फ्राइड थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस अनकॉन्शियस को जो है इंसान के साथ हुए हुए वाकयात और जो जो है रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं उनका नतीजा समझते हैं, जबकि मेरे ख्याल में ये कार्ल यंग की जो थ्योरी है इसमें ये कहते हैं कि जो यानी कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है वो हमें यानी कि हेरिडिटी में भी मिलता है, कभी जिस तरह हमें बाकी ट्रेट्स मिलते हैं इस तरह कई बार हम अनकॉन्शियस भी जो है वो हमें हेरिडिटी में मिलता है, जिसे फिर वो बिल्कुल। आर्कटाइप्स निकालते हैं, फिर जो चार हाँ, हम उसको आर्कटाइप। देख सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ मूव करते हैं। अब्दुल्ला, कुछ अगर आप पॉइंट बताना चाहें, नहीं तो हम फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात अहम करते हैं। पॉइंट तो यही है कि जो हमें गवर्न चीज़ें करती हैं, जैसे वो लिबिडो का एक अहम कॉन्सेप्ट है, फ्राइड भी उसको लेता है और ये यंग भी ले लेता है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है, और एडलर भी इसको लेता है लिबिडो को। लेकिन जैसे आपने कहा कि लिबिडो से सिगमंड फ्राइड की क्या मुराद थी, यहाँ पर जो यंग था उसकी मुराद थी कि एक वाइटल है, एक वाइटल एनर्जी है, ठीक है, वो जैसे वो बर्गसा वाली,
तो वो जो है वो देख, जैसे वो कहता है कि हमारी जो इंडिविजुएशन का प्रोसेस है, तो लिबिडो का भी इनमें डिफरेंस आ जाता है कि बहुत वो ना मिस्ट्री पैदा कर देता है। ये जो यंग है बहुत ज़्यादा मिस्ट्री पैदा कर देता है, और जब ये पर्सोना शैडो और ख़ासतौर पे जब ये एनिमस और एनिमा के अंदर आता है, और जब ये फिर ये थिंकिंग सेंसेशन इंट्यूशन और वो चक्रास की पूरी लेकर आता है, तो हम आगे देखते हैं, तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है बहुत अहम लिबिडो का, उनके मफहूम का। और एडलर इसको जो है वो लेता था फुलफिलमेंट के हवाले से, वो डार्विन से काफ़ी मुतासिर था, और एडलर की जो पूरी साइकोलॉजी उसमें मटेरियलिज्म का काफ़ी अमल दखल है, और वो उसको सुपीरियरिटी के साथ कि वो हम एक, जैसे वो डार्विन कहता है कि हम अभी तक अगर सर्वाइव कर सके हैं तो हमें कोई ख़ास बात है, तो वो सर्वाइवल के हवाले से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हवाले से एडलर करता था। तो चलिए अब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर आ जाते हैं, और जो इसमें पर्सोना शैडो और जो इसके अलावा जो आर्केटाइप्स हैं, 12 आर्केटाइप्स हैं, जो इन्हीं से ही बने हैं और जो डिपिक्ट करते हैं पर्सोना शैडो को, तो वो आप अगर बता दें 4 जो उसके हैं मेन। जी अच्छा, सो जैसे पहले बताया कि फ्राइड जहाँ पे इंडिविजुअल अनकॉन्शियस की बात करता है, कार्ल जंग कहता है कि देखें, एक जो हमारी अनकॉन्शियस है वो एक बच्चे की पैदाइश से शुरू नहीं होती। अनकॉन्शियस हमारी कलेक्टिव है, पूरी सोसाइटी की होती है। और आप इसे इस तरह इमेजिन करें कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी कि पूरी सोसाइटी की जो एक एक इज्तिमाही लाशऊर है, वो एक समंदर की तरह है जिसके अंदर गुजरे हुए उस सोसाइटी के इंसानों की जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए हैं, द रेपिटेटिव एक्सपीरियंस हर एक जनरेशन ने किए हैं, और और उन एक्सपीरियंसेस के अंदर जो उन्होंने कॉमन सिंबल्स उन्होंने जो परसीव किए हैं, वो सारे मिलके एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स, एक क्लाउड आप कह लें या एक समंदर कह लें। अच्छा, यही कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जो सोर्स है, इसी कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर, इसी बादल के अंदर आर्कीटाइप्स हैं, इसी बादल के अंदर वो सारे वो सिंबल्स हैं, वो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं कि जो इंफरादी लेवल पे हर बंदे की सोच को उस चेंज करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करता है, उसके ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो नाउ लेट्स मूव टू द आर्कीटाइप, लेकिन उससे पहले कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे आपके कुछ इनसाइट्स हैं तो वो मुझे ज़रा बता दीजिए। जी, ये इसमें जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसमें ये भी आ जाती है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसी में ही आ जाते हैं। जी, कॉम्प्लेक्सेस लाइक ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे सिगमंड फ्राइड का था, तो उसके मद्दे मुकाबिल जो मैंने अभी नाम भी पिछले 5-6 बार ले चुका हूँ, पर्सोना, शैडो, एनिमस और एनिमा, या ये आर्केटाइप्स में आएंगे। ये आर्कीटाइप हम इसे डिस्कस करते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के हवाले से कुछ आपकी इनसाइट हो तो वो बता। इस वाले से ये है कि जो आपने बात की कि जो पिछले गुजरे हुए लोग हैं, और ये इस वाले से ना काफ़ी इसमें जो हमें हर्मेटिक ट्रेडिशन जो नज़र आता है, ठीक है, और जो अल्केमिकल जो बातें नज़र आती हैं, क्योंकि आपने जैसे इसके ख़ानदान को भी अगर हम देखें ना, वो लेकिन वो बायोग्राफी में चला जाता है, तो इसका इनके जो कार्ल गुस्ताव था, इनके जो मतलब के जो फादर थे, तो वो जो है कहा जाता है कि जो रोजी क्रूशंस थे, जो कि उनका एक पूरा कल्ट था, उसके साथ भी ये जो थे वो लिंक थे। तो चलिए मैं पर्सोना वगैरह पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि आर्केटाइप्स पर जो 12 आर्केटाइप्स हैं वो उस पर आप फिर रोशनी डाल देंगे। तो जो पर्सोना बुनियादी तौर पे है वो ये है कि जो मुख्तलिफ लोगों ने माशरे के अंदर जो एक मास्क लगाए हुए, यानी जो ज़ाहिरी शक्ल है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात है कि हम इसको देखने से पहले ना ये देख लेते हैं कि जो अनकॉन्शियस है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि जो पर्सोना से मुराद है वो हमारा ईगो आप कह लें, पर्सोना से मुराद आप ईगो कह लें, तो ईगो जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल है कि जो हमें नज़र आती है हम जब मुख्तलिफ लोगों से बातें करते हैं। इसके मद्दे मुकाबिल एक शेडो है, ठीक है, जो कि आपका अनकॉन्शियस है, और उसको ठीक है, उसको सिगमंड फ्राइड भी इसको लेकर आता है, क्योंकि यंग तमाम चीज़ों को निगेट कर देता है फ्राइड से, लेकिन एक बात को ले लेता है अनकॉन्शियस को, और अनकॉन्शियस को ही वो मज़ीद कुरेदता है फ्राइड से भी ज़्यादा, ठीक है। तो शैडो से मुराद है कि वो आपकी ईगो से छुपी हुई चीज़ के जो आप ज़ाहिरी तौर पर हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऑप्रेस्ड हुई हुई हैं, ठीक है, और वो आपकी फिर शैडो की शक्ल में बन जाती हैं।
अब यहाँ पर आ जाती है कि ड्रीम जो इंटरप्रिटेशन है, या सॉरी ड्रीम इंटरप्रिटेशन कह रहा हूँ, आपकी जो अनकॉन्शियसनेस, जो अनकॉन्शियस है आपका, ठीक है, लाशऊर है, उसके अंदर जो अप्रेस्ड की हुई चीज़ें हैं, वो तो है कि वो कहता है कि सिगमंड फ्राइड ने मिसालें दी हैं कि आप एक पेन को पकड़ते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से घुमाते हैं, तो वो उसको दूसरी तरफ ले जाता है कि कोई ऐसी अप्रेस्ड चीज़ें हैं आपके दिमाग में, ठीक है, जिनसे आप से रिलेटेड कि वो आपको गवर्न कर रही हैं कि आप ये करें, या वो सांप का उसने कोई और सिंबल बना दिया। वो तमाम के तमाम जो वो जो सिंबल कॉम्प्लेक्स उसने बनाया था, वो तमाम के तमाम ग्रीक से रिलेटेड थे। यंग ने क्या किया, यंग क्योंकि काफ़ी मुल्कों में फिरा था और इंडिया भी आया था, तो उसने यहाँ का कल्चर देखा, तो उसने ये 4 कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और उसके बाद उसने अनकॉन्शियस की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी काम किया। फ्राइड के नज़दीक जो आपकी जो अनकॉन्शियस जो अपना ज़ाहिर पैदा करेगा, वो कहता था कि आप ड्रीम को स्टडी करें। उसकी तो पूरी एक किताब भी है ड्रीम इंटरप्रिटेशन के हवाले से, कि वो उसने मुख्तलिफ सिंबल्स उसमें भी वो बनाता है कि सांप का सिंबल कोई और चीज़ है, कि वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है, वो उसको भी फिर जिनसात से ही जोड़ देता है। तो वो कहता है ड्रीम्स एक वाहिद जो है वो तरीका है कि जिसके ज़रिए आप अनकॉन्शियस को रिवील कर सकते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस को रिवील करना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो रिवील नहीं होगा, वो आपकी ज़ाहिरी तौर पर तो आपको वो बुनियादें फ़राहम कर रहा है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से हिल-जुल रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको खा भी रहा है, और उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ लग रही हैं। अच्छा, ड्रीम जो इंटरप्रिटेशन थी वो तो हो गई फ्राइड की। अब यंग क्या बात करते हैं, यंग के 3-4 तरीके हैं, उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन है, और इंक ब्लॉट टेस्ट है। तो इस हवाले से फिर हम अगले सेशन में बात कर लेंगे, अगर अभी इस सेशन में मौका मिला तो करेंगे, क्योंकि थोड़ी डिटेल्ड है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ये होता है कि 100 से ज़ायद वर्ड यंग ने तरतीब दिए थे कि इन ये सेट्स थे मुख्तलिफ, कि एक बंदा मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करता है, लेकिन बीच में कुछ वो ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करता है बार बार, ठीक है, कि वो किसी चीज़ की तरफ जो है वो डिपिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फ्राइड कहता है कि एक बंदा अपने ऑफिस गया, गाड़ी से बाहर निकला, वो छाता भूल गया, लेकिन अपना जो है वो लंच बॉक्स ले गया, लेकिन वो छाता क्यों भूला, ठीक है, यानी वो एक अनऑब्जर्वेबल चीज़ थी कि जो उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने उस पर भी वो साइंटिफिक जो उसका थ्योरी थी उसको अपनाया। इसी तरीके से जो है यंग भी बात करता है। जी, तो जी, बिल्कुल। और हाँ बेसिकली ये जी। असेसमेंट टेस्ट होते हैं, और उसमें आपने हम्म बिल्कुल जंग के टेस्ट की मिसाल अच्छी दी है। तो एनीवे दूसरा जो आपने इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात की यंग के ऊपर, नो डाउट दैट वाज़, लेकिन जो उसकी बेस पे आपने कहा है कि उसकी वजह से उसने वो जो 4 कांसेप्ट्स बनाए थे, लेकिन इंडिया के रिविज़िट से बहुत पहले के यंग से ये कांसेप्ट जो है ना वो बिल्ड हो चुके थे। हाँ, यहाँ आने के हम्म बाद उसने इसे इम्प्रूव किया, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर किया एंड ऑल दैट। तो ये ज़रा क्रोनोलॉजिकल उसकी जर्नी थी, उसे हमें थोड़ा जो है ना उसकी बायोग्राफी को पढ़ के मज़ीद बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा, तो हम्म। now let's move to the third point. Before that, can you move to the next page in Jamboard? जी। हम्म। वो जो आपने जब आप बात कर रहे थे उस टाइम पे मैंने शो किया। सो दैट्स हाउ उसके यंग का मॉडल जो है वो इससे सिंक्रोनाइज़ हो रहा है। अच्छा, तो हमारी आउटलाइन में तीसरी चीज़ आ जाती है आर्केटाइप्स की। आर्केटाइप्स कहाँ पे होते हैं? द कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होते हैं। तो प्लीज़ मूव बैक टू द प्रीवियस पेज। नहीं, इसको थोड़ा बयान कर देते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से ही फिर वो 12 आर्केटाइप्स को बनाते हैं। इसमें अभी एनिमास और एनिमा रह गए। हम उसे करते हैं बेसिकली आपके सेल्फ के अंदर एक एक पर्सोना होता है, और एक उसके ऑपोजिट में आपकी शैडो होती है, वो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया। फिर इसमें पर्सनल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होती है, जिसे फ्राइड ने बताया था। कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है, जिसे यंग ने बता दिया। फिर उसके बाद जो अ, इसमें हमारे आर्chetypes आते हैं, ये फॉल अंडर द इनर वर्ल्ड ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो आई थिंक अब अगर आप इस पे बात करना चाहें तो इट्स ओके, नहीं तो हम फिर जाते हैं archetype।
चलें इसको मज़ीद मैं बस एनिमा और एनिमस का बता दूं कि जो जब अनकॉन्शियस आपकी डेवलप हो रही होती है और वो शैडो के अंदर होती है, तो वो मुख्तलिफ टेस्ट तो वो कर देते हैं, लेकिन वो शैडो जैसे का अनकलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर भी डिपिक्ट होती है। और वो जो 12 आर्किटाइप्स बनाते हैं उनमें इन चारों के आपको बातें मिलेंगी, ना सिर्फ डिपिक्ट होती है बल्कि वो एक आम इंसान के अंदर भी डिपिक्ट होती है। जैसे वो कहते हैं ना जैसे हैगल ने भी बात की या बाकी जितने भी मैंने हर्मस की बात की जो हर्मेंटिक ट्रेडिशन का बानी था, तो वो कहता था कि एवरीथिंग इज मेंटल और हर चीज़ कुल की शक्ल में है। तो अभी एनिमस और एनिमा के अंदर ना ये बिल्कुल एक अजीब सी बात करता है। एनिमस को वो कहता है कि ये अनकॉन्शियस मैस्कुलिन साइड है वुमेन की, और एनिमा क्या है, वो अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड है मैन की। अब ये अजीबोगरीब बात है। अब उसने ये बात क्यों की? उसने बात इसीलिए की कि नॉन बाइनरी की तरफ, यानी जो हमारी जीन्स है, हमारा जेंडर है या हमारा सेक्स है, वो बुनियादी तौर पे एक कुल की शक्ल में है। लेकिन वो जो है विरासत की बात की सजील ने, कहता है कि एनिमस और एनिमा जो है वो पहले से डिटरमाइंड कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी की तरफ से कि हमने क्या बनना है। लेकिन वो जैसे ये भी कहता है ना, हम आगे देखेंगे, ये जो मैंने 2 सिंबल बनाए हैं तो ये उसकी सॉरी, पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इसके एनिमा अंदर और अहम, एनिमस, जी एनिमा और एनिमस डिटरमाइन किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, हमारे जेंडर और जेंडर रोल डिटरमाइन किए जाते हैं। एनिमा और एनिमस हमारे थ्रू नर्चरिंग, एक तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर के थ्रू हमें मिलते हैं। सेकेंडली हमारे नर्चरिंग के दौरान हमें वो मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक 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 जो आवाज़ आपकी कम हो गई है। मेल जेंडर होता है, वो एनिमा का पार्ट जो है वो अपनी मदर से लेता है, और जो फीमेल जेंडर है वो एनिमस का पार्ट अपने फादर से लेता है, ऑपोजिट जेंडर से। आप देखेंगे अगर कि एक जो बच्चा होता है उसकी अपने माँ के साथ बॉन्डेज ज़्यादा होती है, और एक लड़की के अपने फादर के साथ। सो दैट्स हाउ थ्रू नर्चरिंग ये हमारे अंदर मज़ीद बेटर डेवलप होते हैं एनिमा और एनिमस। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल। जी। हाँ, नहीं, ये मैंने जिस वाले से देखा है वो तो यही देखा है। चलें अगले उसमें हम मज़ीद इसको खोल लेंगे कि वो सोसाइटी की तरफ से जो अनकलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जब वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ मिलती है ना, कि जैसे वो थिंकिंग, सेंसेशन, फीलिंग और इंट्यूशन को बात करता है। तो चलें इसको हम अभी देख लेते हैं, इसमें तमाम चीज़ें आ जाएँगी। इसमें ये जो है ना ऊपर की ये साइड, ये जो वर्टिकल साइड है, इसको वो कहते हैं कॉन्शियस साइड है। वो सिंबल्स बनाता है ना अपनी एल्केमी और जो साइकोलॉजी नामी किताब है, तो उसमें इस तरह के उसने बहुत सिंबल बनाए हैं कि वो यहाँ कहता है कि जो थिंकिंग है, फीलिंग है, तो कहता है यहाँ पर ऊपर थिंकिंग आएगी, यहाँ पे एफ है फीलिंग का। ये आपका क्या है? ये है आपका अनकॉन्शियस। और ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है आपकी फीमेल जो जेंडर है उसको। और ये क्या है? फीमेल जेंडर क्या है? वो है आपका एनिमा। एनिमा, एनिमस का तो मैंने बता दिया। एनिमा क्या है? एनिमा ये है कि अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड है मैन की, ठीक है। और सॉरी, ये एनिमस हो गया, फिर एनिमस है ये कि जो कि अनकॉन्शियस मैस्कुलिन साइड है वुमेन की। अच्छा, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? हिंदुइज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है काली का, काली। अब देखें, ये मैं अपने पास से बातें तो नहीं कर रहा, जो पहले लिखी हुई हैं रिसर्चर्स ने, उन्हीं से मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ कि जो काली का कॉन्सेप्ट है उससे इसने लिया कि काली क्या। अब ये वो जब इसको बयान करता है, चलें अब आगे हम इसको ओके, मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे इंट्यूशन मेरी, जी यू आर इंडिकेटिंग वो जो देवी है काली, हाँ हाँ, वही वही। महाकाली। ठीक है, ठीक हम्म। है। अंदर बाकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर जो इंट्यूशन आ जाता है और सेंसेशन आ जाती है, ये दरअसल कॉन्शियस पार्ट है हमारे ब्रेन का। ब्रेन का कह रहा हूँ, हमारी सोल के लिए वो जो भी हमारा कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है। फिर वो मुख्तलिफ सिंबल्स बनाता है कि वो अजीबोगरीब सिंबल बनाता है, क्यों कहता है कि जब पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो रही होती है तो ये ऐसा होता है कि ये बीच में हमारी इंट्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। और जब कोई ऐसा मामला होता है जैसे हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि वो प्लस का साइन नहीं होता, वो उल्टी स्वॉर्ड होती है कि जिसका जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो वो कहता है कि लव को डिपिक्ट करता है, जो फीलिंग है। कि क्रिश्चियनिटी को तो कहा यह जाता है कि ये लव का रिलीजन है, वो जो बातें करते हैं अपनी उसकी। और उसके अलावा कहता है जब मैं इंडिया में आता हूँ तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि हिंदुइज्म का एक साइन है, कि मुझसे थोड़ा हो गया, ये वाली लाइन यहाँ आनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हिंदुइज्म के अंदर क्या होता है कि वो इन इन
जो पूरी ये जो चीज़ है, ये लाइंस हैं, इनको बंद लगा देते हैं, यूं ये देख सकते हैं। ये ऊपर नीचे जाने की वजह कहते हैं ये पूरा एक चक्रा बन जाता है। वो चक्रा का नाम भी इस्तेमाल करता है कि चक्रा है। वो कहते हैं कि चक्रा कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, जैसे फ्राइड ने कहा था कि एक वो फ्राइड भी जो है वो पर्सनैलिटी की पूरी हिरार्की बनाता है, और ये भी हिरार्की बनाता है। तो पहले प्रोटेक्टर होता है, उसके बाद फिर एक इंसान की जो है वो क्या कहते हैं, वो माशरे में निकलता है, और जो माँ बाप से उसे प्रोटेक्टिवनेस मिल रही होती है, उससे वो थोड़ा जाकर वो सोशलाइज होता है, और 40 साल के बाद कहता है कि वो रूहानियत की तरह हो जाता है, और वो मुख्तलिफ चीज़ें करता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें खुलती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ये पूरा एक वो कहते हैं कि चक्रास का जो कॉन्सेप्ट है, उसने बहुत सी बातें चक्रास से ली हैं, अगर आप देखें, और हर्मेटिक ट्रेडिशन से ली हैं, जो कि मेरी अपनी ज़ाती राय भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमने पर्सोना, शैडो, एनिमास और एनिमा की तफसील में तो नहीं गए, लेकिन थोड़ी बहुत बात कर ली है। तो अब जो 12 आर्केटाइप्स हैं, जो कि उसके मुख्तलिफ इन्हीं से डिपिक्ट हुए हैं, कि एक दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है, वो आप बता दें। बेसिकली हाँ, लेट्स मूव टू द आर्केटाइप। अगर पिछले पेज पे आप जाएं तो अच्छा, सॉरी अब्दुल्ला, बेसिकली वो जो आपने दाढ़ी वाले आदमी और वो चीजें बताई हैं, आर्केटाइप इज नॉट सिंबल, यानी कि ये गलत फहमी है कि आर्केटाइप जो है वो एक ऑब्वियस सिंबल्स हैं। मैं बेसिकली बताता हूँ कि हमारी वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का क्लाउड है, उसके अंदर आर्केटाइप्स को जी नहीं, यूनिवर्स मैंने पर्सोना, शैडो को सिंबल्स कहा है, आर्केटाइप्स को मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इन जो फोर ये जो सिंबल्स हैं, इनसे डिपिक्ट हुए हैं, 12 आर्केटाइप्स, ये मैंने कहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेट मी टेल यू, पर्सोना शैडो जो है वो भी आपने जो वर्ड बोला है सिंबल, वो नहीं है। दीज आर द पार्ट ऑफ अ सेल। अच्छा, आर्कीटाइप की जहां तक बात है, तो वो उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस के क्लाउड के अंदर वो यूनिवर्सल सिंबॉलिक थीम्स हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्वियस सिंबल का वर्ड नहीं यूज कर रहा, वो यूनिवर्सल सिंबॉलिक थीम्स हैं जिनके मुताबिक हम दुनिया को परसीव भी करते हैं, इंडिविजुअल्स उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस से के साथ कनेक्ट होते हुए, और बिहेव करते हैं, थिंक करते हैं, ड्रीम करते हैं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल, आप पार्क के अंदर एंटर होते हैं, एंड एंड यू सी के आपके राइट साइड पे बेंच के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है इन रेड ड्रेस। तो अब, और आप उसकी तरफ एज अ मेल अट्रैक्शन फील करते हैं अनकॉन्शियसली। सो और वो एक बड़े, अगर आप पेंटिंग्स में देखें तो एक बड़े अच्छे स्टाइल में, एक बड़े अच्छे उसमें क्या उसके लिए वर्ड यूज होगा, पोस्टर में बैठी हुई है। तो अब वो बेसिकली हुआ क्या, बेटर होता अगर हम यहाँ पे कोई अच्छी सी एक लड़की की पिक्चर खूबसूरत सी ले आते, लेकिन द थिंग इज के अब आपने आपके ज़हन में कि आर्कीटाइप जो है उसके साथ कनेक्ट हुआ, कि देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग असाइड मी। वो एक डेलिकेट लड़की का आर्कीटाइप है जो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में था। थोड़ा आगे आप गए, तो एक 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 शख्स बैठा हुआ है। ये मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस शख्स के बारे में क्या अज्यूम करते हैं। एक शख्स बैठा हुआ है, उसके हाथ में लाठी है, दाढ़ी है उसकी, और बुजुर्ग है, और इस तरह अपने यानी कि हाथ को फेस के साथ ऐसे, जिस तरह एक थिंकिंग के मोड, यानी कि पोस्टर में वो बैठा हुआ है। तो आप उस शख्स के बारे में क्या एज्यूम करेंगे कि वो क्या है? कोई एक ओल्ड वॉइस मैन। एग्जैक्टली, एक ओल्ड वाइज मैन जो एक्सपीरियंस्ड है, जो थिंकर है, जिससे आप कोई मशवरा ले सकते हैं जिंदगी में। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये आपने सिंबलाइज किया, ये एक ओल्ड वाइज मैन का आर्कीटाइप है। मैं पिछली बार मेरी एक पॉडकास्ट पे बात हो रही थी, तो जो मेरे साथ बात कर रही थी सुमैया, शी टोल्ड मी कि फिलोसफर वो नहीं होता जो चेयर पे बैठ के और अपना जो है वो हाथ जो है वो फेस पे रख के और इस तरह से सोच रहा होता है। मैंने कहा दैट इज जस्ट एक आर्कीटाइप जो हमने परसीव किया हुआ है सोसाइटी ने,
फिलोसफर जो है वो बड़ा एक एक्टिव शख्स होता है, एक रिसर्चर होता है वो, और वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इंट्रोवर्ट हो, वो एक कोलैबोरेशन के अंदर रहते हुए काम करता है। और मैंने उन्हें मिसाल दी कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड डेविड चार्मर इज़ द फिलोसफर। क्या आपकी कोई भी उसकी पिक्चर ऐसी देखी है जिस तरह से वो ऐसे बैठा हो? तो द थिंग इज़ कि वो आर्cheटाइप्स जो हैं वो सिंबॉलिक थीम्स हैं जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं। आप इसके अलावा कोई मिसाल दे सकते हैं? आपने कोई मूवी देखी और उस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। क्या उन कैरेक्टर्स की कैटेगरीज़ आप बता सकते हैं किसी मूवी में के अंदर? जैसे अगर हम यानी कि कोई ग्रीक वो देखें, कोई ग्रीक कहानी देखें, तो मैं जिस तरह ओडिसियस का किरदार है इलियड में आप शायद। कहानी को छोड़ दें, आप की बॉलीवुड मूवी में देख लें कि उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नेम्स ऑफ एक्टर्स, लेकिन उसके अंदर क्या टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं? उसमें एक जो अगर कोई यानी कि लव स्टोरी है तो उसमें एक रोमांटिक यानी कि हीरो होता है, एक जो है हीरोइन होती है, वो जैसे कहते हैं डैम्सल ऑफ डिस्ट्रेस, और जो है या कोई एक जो है वो होता है जो इन दोनों को मिलने नहीं देता, मतलब कि इस तरह एक यानी कि स्टेरियोटाइपिकल रोल्स बने होते हैं। एग्जैक्टली। सो यही आपको 80% ऑफ द जो नॉर्मल मूवीज होती हैं उसके अंदर, रोमांटिक मूवीज उनके अंदर आपको मिलेगा। इसी तरह से हीरो जो होता है दैट इज एन आर्कीटाइप कि जो एक ब्रेव एडवेंचरस शख्स होता है, और वो किसी भी ग्रुप के लिए ये सोसाइटी के वो लड़ता है, आवाज उठाता है, और फिर एट द एंड इन मोस्ट ऑफ द मूवीज वो जीत जाता है। तो ये एक हीरो का आर्कीटाइप है। इन द सेम वे आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, एक वाइज ओल्ड मैन का आर्कीटाइप है, एक ब्यूटीफुल गर्ल का एक आर्कीटाइप है, एक ब्रेव मैस्कुलिन हीरो का आर्कीटाइप है। वो क्या मूवी का नाम है? फेरी टेल्स में देयर इज अ मूवी, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है। स्नो वाइट। नहीं, 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 नहीं। सो एनीवे कोई भी आप फेयरी टेल मूवी देखें तो उसके अंदर जो मैस्कुलिन आर्केटाइप होता है वो एक स्पेसिफिक अच्छी बॉडी के साथ होता है। और कभी आप गौर करें तो वो इस तरह से होता है कि वो अगर चाहे वो मैस्कुलिन आर्केटाइप वो लड़ के डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर उसके ऊपर एक यानी कि वो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए चीज़ें करता है। सो दैट इज़ जो एक ऑपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट करता है, और इन द सेम वे एक जो गर्ल आर्केटाइप एक स्पेसिफिक वे में वो मेल जेंडर को अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स हाउ ये आर्केटाइप में आपस में रिलेट करते हैं। बहुत बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये जो आपने ये 12 आपने थीम्स इनको कहे, तो ये डेवलप कैसे होती हैं एक सोसाइटी के अंदर? यानी अच्छा, हमारा जैसे ये जी, कैटेगरी ये है मुझे ये यंग ने कोई इस पे वो कदगन नहीं लगाई। ये आपने जो 12 आर्केटाइप्स नहीं थे, देयर आर आप कह लें कि इन्यूमरेबल आर्केटाइप्स डिफरेंट। दूसरी ले, चीज रह लेकिन ये ये डिवेलप डेवलप कैसे कैसे। होते हैं एक सोसाइटी के अंदर? यानी हमें हेरिटेज में मिलते हैं? ओके ओके, लेट मी टेल यू। ये, डू यू नो, मतलब कि एक फैक्चुअल आपसे डाटा पूछना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्पीशीज होमोसेपियन अब तक टोटल कितने होमोसेपियन जो हैं वो पैदा हो चुके हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर स्पीशीज हिस्ट्री? तादाद अनलिमिटेड। नहीं नहीं नहीं, लातादाद नहीं, दे आर काउंटेबल इन 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 रिसर्च, यानी कि रिसर्च के अंदर आप उन्हें काउंट कर सकते हाँ, लेकिन वो काफी उनकी ज्यादा अमाउंट है ना होमोसेपियंस की। जी, हैं। कैन यू टेल अ नंबर? नंबर मैं नहीं बता सकता। ओके ओके। सो फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ कर्ज गाइड, अगर आप वो यूट्यूब चैनल देखते हैं तो देर आर अबाउट 112 बिलियन होमोसेपियंस जो अब तक पैदा हो चुके हैं, जिसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 104 बिलियन अब तक डाई हो चुके हैं, और सिर्फ अभी 8 बिलियन है। हम्म तो अब वो जो
104 बिलियन होमो सेपियंस अब तक रह चुके हैं, और उसमें से भी जो हमारे करीबी पिछले 10,000 या 50,000 सालों से, स्पेसिफिकली आफ्टर द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, अब मैंने इसलिए बताया कि अनकॉन्शियस बेसिकली डेवलप होती है स्पीशीज टू, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता से वो नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू द जीन्स एंड थ्रू द ब्रेन एंड माइंड, वो जो है वो अगली जनरेशन में जाते रहते हैं, तो जाते ये हैं, जाते लातादाद हो सकते हैं, यानी ये भी 112 बिलियन होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब कि आप कह लें कि कोई कंसाइज फिगर नहीं है। ये देखें, ये देयर जो आर मैंने इस हवाले से देखें कि आप इसको बिल्कुल लीनियर वे में नहीं ले रहे। देखें जैसे मदर का करेक्टर है, देखें इसके अंदर हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, सारी बातें। तो देखेंगे मदर का जो है, आप मदर को, यंग ने इसको किस तरीके से इसको किया था, चले यंग की तरह चलते हैं। तो मदर को उसने, जाहिर सी बात है, मदर मेरी से, यानी वो उसको बयान करता है कि मज़ाहिब के अंदर आपको हर मज़हब के अंदर मदर मैरी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसके मुताबिक तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेरिटेज में मिलती हैं, और ये जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से जब मिलती है, जब एक मुकम्मल तौर पर एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इसकी मिसाल आप लेबनीज़ के मोनेट से भी ले सकते हैं। तो मेरा तो ज़ाती राय ये आप है कि जैसे गॉड है, अब गॉड का कॉन्सेप्ट, एक प्रॉफिट है, तो ये एक देखें सिंबल, मुझे तो लगता है कि सिंबल है कि जो कि डिपिक्ट करते हैं। हीरो के सिंबल को आप मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को आप एक सिंबल नहीं कह सकते, सिंबल एक ही हीरो का है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्लेटो के वो थे, क्या कहते हैं, प्लेटो के वो फिक्स्ड रिजिड जो वो प्लेटोनिक आइडियाज थे, और ये लिखा हुआ है जैसे हर्मेस के थे और हर्मेटिक ट्रेडिशन के थे। तो मुझे तो इस तरह लगता है, और ये वो इस वाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल ही करते हैं। यानी ये नहीं कि अगर 10 अब्दुल्ला, बिलियन लोग हैं तो वो 10 बिलियन लोग सिंबल होंगे, बल्कि उन 10 बिलियन लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ सिंबल्स के ज़रिए, और वो सिंबल ये हैं। हाँ, हाँ, सॉरी, मेरी कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा सजील, आई डोंट नो कि आपने भी किस तरह से परसीव किया। मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा-सा गैप होगा। बेसिकली आई वाज़ जस्ट टेलिंग यू कि देखें, इतने बड़े नंबर के साथ, 104 बिलियन के नंबर के साथ, आप देखें कि वो माज़ी में रहे हैं। अब उनके थ्रू ये कलेक्टिव ये जो आर्chetypes हैं, ये डेवलप हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि देयर आर 104 बिलियन आर्chetypes येट। मैंने ये कहा है कि ये उनके थ्रू, और आपने सही वर्ड यूज़ किया है, हेरिटेज का। आर्chetypes हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमें हेरिटेज में मिलती है। आर्chetypes हमें हेरिटेज में मिलते हैं, और बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी एक शख्स ने कोई आर्chetype नहीं, कि 14,570 साल पहले एक बंदे ने कहा कि चलो अभी हम यूँ करते हैं कि एक नया आर्chetype बनाते हैं। लेट्स सपोज़ कोई भी कह लें, एक उम, हीरो का कह लें, वो तो हर सोसाइटी में आपको मिल जाता है, मिथ के अंदर। हसन भाई, अगर हम कहें तो ये यूं तो नहीं है कि जिस तरह एक कलेक्टिव परसेप्शन जो बन जाती है कि एक हीरो इस तरह का होता है, या एक वाइस ओल्ड मैन की ये अपीयरेंस होती है, वो इस तरह का दिखता है, लेकिन ये इस लेकिन वो तरह है कैरेक्टर्स बनते हैं। एग्ज़ैक्टली, लेकिन वो किसी एक इंडिविजुअल ने डिसाइड नहीं किया। मैंने इसलिए कहा कि ये हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू, एक बंदे को किसी ने एडवाइस किया। अब हमें हमेशा जो बूढ़े लोग जो हैं वो इन पॉपुलेशन, वो हमेशा वो वाइज़ होते हैं, वो अ, और वो स्पेसिफिक उनका जो गेटअप होता है, तो हमें कोई भी उस गेटअप में मिलेगा, मेबी वो बंदा जो है वो इतना, मतलब कि ओल्ड एज वो बचगाना हो, एन्जॉयफुल हो, लेकिन हम जब दूर से देखेंगे तो वो हमें एक वाइज़ ओल्ड मैन ही लगेगा। तो ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो आर्chetypes जो हैं वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे वो डेवलप होते रहते हैं हमारे अनकॉन्शियस में। और अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक बात की कि देयर आर नॉट, मतलब कि टू मैनी, देयर आर आर्chetypes व्हिच आर इन्यूमरेबल, लेकिन इट नॉट मीन कि वो हज़ारों हैं। वो कुछ दर्जन हैं, वो कुछ सैकड़ों तक हो सकते हैं, लेकिन नॉट कि वो हर एक बंदा जो पैदा होता है वो नया आर्chetype लेके पैदा होता है। और सेकंडली हम वो कॉमन चीज़ें देखते हैं, एक मदर का स्पेसिफिक आर्chetype है, एक वाइज़ ओल्ड मैन का स्पेसिफिक, प्रॉफिट का एक आर्chetype है।
एक एक विलन का, एक एडवेंचरर का अलग आर्केटाइप है, और एक क्लेवर बॉय का आर्केटाइप होता है। एक मासूम लड़के का जो किसी से कोई बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, उसका एक अलग आर्केटाइप है। तो दैट्स हाउ यू परसीव अदर्स अनकॉन्शियसली। जी, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कलेक्टिवली जो एक परसेप्शन बन जाती है किसी एक खास कैरेक्टर की सोसाइटी में, वो आर्केटाइप कहलाता है। हम्म। हाँ, यू कैन से इन अ मैनर। और वो एक्सपीरियंसेस से शुरू होता है कि हर बंदे के साथ वो एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल जो एक एक क्रिमिनल होता है, वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो किसी शख्स को एक रॉबर मिलता है, तो वो एक लेट्स सपोज वो एक अनपढ़ शख्स होगा। वो उसका जो ड्रेसिंग और उसकी जो गेटअप और वो जिस तरह से आएगा और फेस पे मास्क चढ़ा के आएगा, तो अब एक सोसाइटी के अंदर 100 लोगों के साथ वो चीज़ हुई है, और उनमें से 80% ऑफ द केसेस में वो उसी तरह का ये गेटअप था। तो वो अब वो सोसाइटी के अंदर वो एक आर्केटाइप बन जाएगा कि जो रॉबर जो होता है वो इस तरह के उसके सिंबल्स होते हैं कि वो मास्क चढ़ा के आता है, वो इस तरह का होता है। सो वो एक्सपीरियंस हुए होते हैं, मतलब आर्केटाइप्स आर नॉट इलॉजिकल विदाउट एनी रीजन। वो मतलब कि लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं तो वो डेवलप होते हैं। कोई बंदा डिसाइड नहीं करता कि आर्केटाइप कैसे। बिल्कुल, जी, हाँ, जी, ये मैंने बिल्कुल सही। ग्रास्प कर लिया, ये एसेंस ग्रास्प कर लिया इसका। बिल्कुल सही, जी। इस वाले से बिल्कुल सही बात की। अच्छा, बाकी ये है कि अब हम देख लेते हैं कि जो थोड़ा-सी हम बात कर लेते हैं, हम बस इख्तिताम की तरफ जाते हैं कि जो इंडिविजुएशन का प्रोसेस है, यानी ये जो पर्सनल कॉन्शियसनेस जो मिलती है इंडिविजुएशन पे अगर आप बात करना चाहें तो करने, नहीं तो इसे हम वो फ्राइड और यंग के कंपैरिजन में नेक्स्ट सेशन पे रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं जी, हाँ, बस थोड़ा-सा इस पर बात कर लेते हैं कि इंडिविजुएशन का प्रोसेस तभी होता है कि जब दो ये हुँ, जो अनकोलेक्टिव जो आपकी है और जो आपकी इंडिविजुअल है और कलेक्टिवनेस जो है, ये मिल जाती है आपस में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। अच्छा, इस वाले से मैं अगर दूसरी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मैं ज़रा कर लेता, 1 मिनट, ज़रा मुझे टाइम देना। अच्छा, तब तक मैं सजील से थोड़ी बात कर लेता हूँ। सजील, उसके अलावा इवन अगर गॉड की बात की जाए तो उस गॉड आर्केटाइप के अंदर आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बयान कर सकेंगे अपने एंड पे? जैसे ओमनिशिएंट और एक ओमनी बेनेवलेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज और एक ऐसी चीज के जो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी कि जो नजर ना आए, क्योंकि जो है वो कहते हैं कि जो है जो चीज़ परसेप्शन में आ जाती है वो तो फिर इनके एब्स्ट्रैक्ट उस तरह नहीं होती ना, जो एक जैसे वो जितना ग्रुप में ही बात होती है वो जुदो महज। तो एक ओमनिशिएंट और एक यानी कि एक गुड करेक्टर जिसे हम कहते हैं कि उसका होगा, और वो यानी कि हमेशा यानी कि अच्छाई का साथ देने वाला, इस तरह मतलब एक जो एक यानी कि एक यानी कि एक परसेप्शन है गॉड की सोसाइटी में। हालांकि हम अगर स्क्रिप्चर्स में देखें तो कुछ जगहों पे उसने यानी कि खुदा ने जो है कुछ ऐसे कामों को भी हुक्म दिया जिनको कुछ नजरियात की तरह देखा जाए तो वो अनएथिकल है, लेकिन एक परसेप्शन यही है कि एक ओमनिशिएंट, एक ओमनी बेनेवलेंट, ओमनीपोटेंट बीइंग है, और वो यानी कि हमेशा सच और हक का साथ देती है। हुँ। जी। और उसके अच्छा, अब हवाले ये से मैंने जी, डेविल अब आर्केटाइप को अगर आप बयान कर दें। किसको? डेविल आर्केटाइप, शैतान की जो आर्केटाइप होती है, उसको अ सजील अगर आप बता सकते हैं। शैतान की आर्केटाइप यानी कि ट्रिकस्टर कह लें, कि एक यानी कि जो दूसरों को ट्रिक करते हैं, और फिर यानी कि और मतलब कि एक तरह से कह लें कि यानी कि जिसे कहते हैं कि बुराई की जो है रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो आर्केटाइप है, यानी कि वो हर बुरे काम के साथ यानी कि हाँ, शैतान एसोसिएटेड होता है, और यानी मतलब कि कि अगर एक बुराई को अगर पर्सोनिफाइड कर दिया जाए तो वो शैतान है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक। जी, अब्दुल्ला। जी, तो ये मैंने कुछ ये बातें यहाँ से मैंने निकाली हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आप पढ़ लें। इस पैराग्राफ में देखें, आर्केटाइप्स आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस दैट कम अपॉन us like fate, and their effects are felt in our most personal life. Because the anima no longer crosses our path as a goddess, but it may be as an intimately personal misadventure, देखें यहाँ पे, or perhaps as our best venture. When, for instance, a highly esteemed professor in his 70s abandons his life and runs off with a young red-headed actress, we know that the gods have
क्लेम्ड एंड अदर विक्टिम। अब देखिए इस पैसेज को पढ़ने से आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल उसी तरह के आर्केटाइप्स हैं कि जैसे प्लेटो के जो रिचिड जो उसकी फॉर्म्स थी। बाकी नीचे ये इसको मजीद खोलता भी है, इसको हम अगले सेशन में देख लेंगे कि टेबुला रासा की और बाकी बातों को ये करता है। तो जहां तक मैं इस चीज को परसीव कर सका हूं वो तो यही है कि ये एक तरह की हमें गवर्न करते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो हमें जो हेरिटेज में चीजें मिली होती हैं वो आपने भी उस तरफ बात की है कि वो फिर गवर्न करती हैं हमारी जो बाकी की जो बातें। और जब हम किसी भी सिंबल को देखते हैं तो वो फौरन से हमारे दिमाग में जाकर वो एक पूरी पिक्चर डेवलप करती है, जैसे आपने कहा। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हम अगले सेशन में फिर तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने एंड पे डिफरेंट आर्केटाइप्स को मजीद डिस्कस कर लें, बिकॉज दैट इज वेरी इंजॉयफुल टॉपिक एक्चुअली। कि फॉर एग्जांपल अभी मुहर्रम के दिन है, तो जस्ट फॉर के अगर ये कंट्रोवर्शियल टू मच ना हो जाए तो बड़ा मैं न्यूट्रल रह के डिस्कस करूंगा कि वो जो फॉर एग्जांपल करबला की पूरी इवेंट के ऊपर जो हमें अब फार्म पूरा मिलता है। सजील, आर यू लिसनिंग? जी जी मैं लाइन पे हूँ। तो उसके अंदर वो जो करबला की पूरी स्टोरी है, अच्छा उसके अंदर अब देखें कि इमाम हुसैन जो है वो एक एक मजलूम हीरो की आर्केटाइप जो है ना, वो अब सोसाइटी के अंदर उनकी परसेप्शन है राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल इवेंट्स जो वहां पे हुए। अच्छा, जो उनके छोटे भाई थे अब्बास, वो एक एक ब्रेव आर्किटाइप के तौर पे आते हैं, ब्रेवरी का एक सिंबल है। अच्छा, एक उनमें एक 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 बेबस बच्चे का आर्किटाइप है। सजील, क्या नाम है उनका? सकीना, बीबी सकीना। बच्चा बच्चा वो तो अलीसगर थे, उनको 6 वहाँ के शहीद किया था। तो also एक मासूम बच्चे का एक आर्किटाइप है। अच्छा, फिर उसके अलावा परसिक्यूटेड वुमेन के वहां पे वो सारा है। उसके बाद फिर अच्छा उसके बाद फिर एक वेंजियंट आर्किटाइप पे आता है उस करबला की स्टोरी के बाद, जिसने वो सारे उन कातलाने हुसैन का बदला लिया था, एंड यू नो दैट पर्सन। मुख्तार सकफी नाम था उनका। वो एक वेंजियंट आर्किटाइप बदला लेने वाला, वो भी उस स्टोरी में उसके बाद आता है। उसके बाद फिर वो आइमा की शक्ल में वाइज मैन के वो पूरा आता है, द स्पिरिचुअल वाइज मैन। सो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह के सेम आर्किटाइप आपको हर जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं पुराने, उनके अंदर मिल जाएंगे और आप बड़ा इजीली वो कोरिलेट कर सकते हैं यार ये आर्किटाइप है जिसको फलां रिलीजन की फलां सेक्ट के अंदर जो है ना वो इसके साथ इस हिस्टोरिकल फिगर के साथ रिलेट किया गया है। और ये आर्किटाइप जब उन लोगों का जिक्र होता है तो वो लोगों के इमोशंस जो है ना उसके साथ जुड़े होते हैं उन आर्किटाइप्स के साथ, और वो फिर उसके मुताबिक पसंद करते हैं उन हिस्टोरिकल फिगर्स को। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हीरो का जब आर्केटाइप हम बात करते हैं तो जिस तरह अगर आपने जिस तरह करबला की बात की तो इमाम हुसैन के बारे में ये भी एक यानी कि एक उनकी पर्सनालिटी की अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि ही वाज वेरी लॉयल टू हिज प्रिंसिपल्स, यानी कि वो अपने प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी करने को तैयार नहीं थे कभी भी। यानी कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक ये भी यानी कि एक जैसे कहते हैं कि एक आइडियलिस्टिक टाइप के हीरो वाला आर्केटाइप है ये। द मैन ऑफ यानी कि आप कह लें द मैन ऑफ वैल्यूज, और यानी कि जो अपने अकदार पे समझौता नहीं करता, और फिर वो रिटेलिएटर का आर्केटाइप भी उनमें है कि ही रिटेलिएटेड द मतलब द स्टेटस को, द यजीद। अच्छा असनैन तो भाई, अगर हम यानी कि इस तरह भी देखें ना, अगर हम हीरो का आर्केटाइप भी देखें, अब देखें इस तरह ये इमाम हुसैन का जो आर्केटाइप है ये एक ऐसा। जी जी असनैन भाई कुछ बोल रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। जी मैं कह ये रहा था कि जिस तरह यानी कि अब हीरो का आर्केटाइप जो है, असनैन भाई लाइन पे? जी हेलो। वो निकल गए, आप बात स्टार्ट रखें। हाँ मैं ये वो कह रहा सुन रहे था। हैं दूसरे आईडी से।
मैं ये कह रहा था कि जिस तरह यानी कि आर्कीटाइप्स जो हैं हीरो की भी, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी जिस तरह अब एक मिसाल के तौर पर कोई एक्शन मूवी है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग और एक यानी कि जिसे कहते हैं कि लड़ने झगड़ने वाले हीरो की आर्कीटाइप इस्तेमाल होती है। जबकि अगर हम ये करबला की स्टोरी देखें तो इसमें एक यानी कि एक आइडियलिस्टिक जो अपने प्रिंसिपल्स से यानी कि वो यानी कि वफादार है, एक ऐसे यानी कि हीरो की बात हो रही है। उधर ही हम कोई लव स्टोरी देख लें तो उसमें एक रोमांटिक हीरो की बात हो रही थी जो कि उस तरह यानी कि फाइटर और कोई मस्कुलर टाइप का तो उसकी फिगर नहीं होता, लेकिन वो भी यानी कि वो भी एक हीरो। मैं शायद हीरो जो आर्कीटाइप है इसमें भी आगे से शायद यानी कि आगे से मजीद क्लासिफिकेशंस हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट इन दैट, उसकी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एग्जैक्टली। जी। अब्दुल्ला, और इसमें आपको है कोई आपके जहन में एक यूनिक आर्कीटाइप? नहीं, काफी बात होगी इस पे तफसीली तो। मैं आपको बता रहा था कि द लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड, तो वो कह रही थी कि बेसिकली एक्चुअली हमने इंडिपेंडेंटली एक टर्म क्रिएट की थी, फिलोसोफरन्योर, इफ यू नो दैट। तो अ, अब और वो खुद उस टर्म के साथ बहुत लॉयल है, यानी कि उसने खुद वो यानी कि क्रिएट की, मैंने इंडिपेंडेंटली खुद क्रिएट की। सो हम उस पे डिस्कस कर रहे थे फिलोसोफरन्योर के टर्म पे। तो उसने आई वाज जस्ट आस्किंग हर परसेप्शन। तो उसने कहा था कि बेसिकली फिलोसफर जो है वो थिंकर आर्केटाइप है, जो कि एक स्पेसिफिक पोस्टर के अंदर जो है वो चेयर पे बैठ के और इंडिविजुअली डीप थिंकिंग कर रहा होता है। और उसके मुकाबले में एक एंटरप्रेन्योर की आर्केटाइप है कि जो हर वक्त मार्केट के अंदर मूव कर रहा है, डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, लोगों को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो उसने उससे एक नई आर्केटाइपल कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, द फिलोसोफरन्योर। तो इस तरह से आप आर्केटाइप्स को कंबाइन करके नए आर्केटाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन कि यानी कि वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री के वो जाके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा बने। बिल्कुल। और चलें, यानी कि अगर हमारी में इंट्रोडक्टरी चीजें डिस्कस हो गई हैं तो प्लीज कंक्लूड द टॉपिक और फिर इसे ऑफ कर दें मीटिंग को। जी बिल्कुल, हमने ये तमाम बातें कर ली और थोड़ी डिटेल में भी चली गई। तो इस उसमें हमने तफसील से भी देखे और उनकी जो ऊपरी परत थी उसको भी देखे। अगले सेशन इंशाल्लाह, अगला जो सेशन हमारा होगा वो इन्हीं बातों की मज़ीद डिटेल होगा और इसके साथ-साथ हम कंपैरिज़न पेश करेंगे यंग के साथ, वो फ्राइड के साथ और एडलर के साथ भी, कि ये जो तीनों उस्ताद शागिर्द थे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी पूरी फ़िक्र आज। उसके बाद फिर लैकन जो है वो एक अहम फ़लसफ़ी आ जाता है कि जिसने वो न्यू साइको एनालिटिक और उसने वो हेगेलियन स्कूल ऑफ थॉट से भी मुतासिर था। वो ट्रायड बनाता है और उसकी जो पूरी फ़िक्र है वो 8 ईगो, सुपर ईगो से अखज़-शुदा। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जी। लेट मी फिनिश कार्ल जंग कोट हुँ। कि archetypes, in spite of their conservative nature, are not static but in a continuous dramatic flux. Okay जी। guys, Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।